यूनिट वन का नाम हमारे को दे रखा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। स्टार्ट करते हैं यूनिट को। तो यूनिट का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का क्या मतलब निकल के आता है। तो द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट रेफर टू द ग्लोबल सिस्टम। इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट पूरे का पूरे ग्लोबल सिस्टम को कहा जाता है इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जिसके अंदर आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होता है बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में। इट इंक्लूड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसके अंदर एक्सचेंज रेट सिस्टम आ जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। ग्लोबल कैपिटल मार्केट, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज एंड पॉलिसीज अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। इट डिटरमाइंस हाउ कंट्री इंटरेक्ट फाइनेंशियली एंड हाउ कैपिटल गुड एंड सर्विसेज मोर अक्रॉस बॉर्डर। ठीक है जी। सेकंड चीज, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। किस प्रकार से स्टार्टिंग हुई इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की। तो द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इवॉल्व ओवर टाइम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है समय के साथ इवॉल्व होता रहा। फैसिलेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड और पेमेंट में हमारे को सहायता मिली या फिर फैसिलेट करा इसने। डिफरेंट सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक नीड, स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स। इसके अंदर आपको बता रखा है अलग अलग प्रकार के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए थे इकोनॉमिक्स नीड के अकॉर्डिंग, स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। मेजर स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आता है बायमेटलिज्म, गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रेटन वुड सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, करंट एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स। तो सबसे पहले हम बेटा मेटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बाई मेटलिज्म के बारे में। तो बाई मेटलिज्म की अगर आप मीनिंग की बात करते हैं तो इसका अर्थ सिंपल से निकल जाता है। एक मॉनेटरी सिस्टम है वेयर बोथ गोल्ड एंड सिल्वर, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड एज लीगल टेंडर एट अ फिक्स्ड रेशियो। इनको लीगल टेंडर के रूप में यूज़ किया जाता था एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर। इसकी अगर आप फीचर की बात करें तो बोथ मेटल वर एक्सेप्टेड एज मनी, फिक्स्ड रेशियो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, गवर्नमेंट डिटरमाइन एक्सचेंज रेशियो एंड कॉइन वर फ्रीली मिंटेड। दोनों मेटल को एक्सेप्ट किया जाता था मनी के रूप में, फिक्स रेशियो होते थे और सरकार डिसाइड करती थी एक्सचेंज रेशियो को। ठीक है। इसके क्या मेरिट थे, मतलब क्या क्या खूबियाँ थी। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, स्टेबिलिटी इन प्राइस इनिशियली, एंकरेज ट्रेड। और डीमेरिट की बात करें तो रेशियो मेंटेन करने में दिक्कत आया करती थी। ग्रेम लॉ ऑपरेटेड, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, इंस्टेबिलिटी ड्यू टू फंक्शन इन मेटल प्राइजेस। मेटल प्राइजेस के अंदर इंस्टेबिलिटी होती थी। एंड रीजन ऑफ फेलियर इसका क्या बना, मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर चेंज फ्रिक्वेंटली मेकिंग द रेशियो इम्प्रैक्टिबल। जो गोल्ड और सिल्वर की रेशियो थी ना वो समय के साथ चेंज होती रहती है काफ़ी तेजी से, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर रेशियो जो था ना कहीं इम्प्रैक्टिकल सा हो रखा था। फिर आया हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड की अगर आप बात करते हैं तो गोल्ड के अंदर आपको दे रखा है गोल्ड स्टैंडर्ड मॉनेटरी सिस्टम वेयर द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म ऑफ गोल्ड। जहाँ पर गोल्ड के टर्म पे मॉनेटरी सिस्टम या फिर मनी की वैल्यू फिक्स की जाती थी। टाइप ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड की अगर आप बात करें तो गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड या फिर गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, इस सारी चीज़ चला करती थी। इसके फीचर्स की अगर आप बात करें, करेंसी लिंक्ड टू गोल्ड, फ्री मूवमेंट ऑफ गोल्ड, फ्री एक्सचेंज रेट, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। लिंक्ड होता था गोल्ड के साथ करेंसी का, फ्री मूवमेंट हो पा रही थी गोल्ड की, फिक्स एक्सचेंज रेट थे, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पीपी बीओपी आसानी से एडजस्ट हो जाया करता था। एडवांटेजेस की अगर आप बात करते हैं, स्टेबिलिटी थी, कंट्रोल था इन्फ्लेशन के ऊपर, एनकरेज हो रहा था इंटरनेशनल ट्रेड। एडवांटेज लगभग इनमें सब में सेम आएगा। इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंस हो रहा है तो इंटरनेशनल पे व्यापार वगैरह में हमारे को सहायता दे रहा होगा और स्टेबिलिटी दे रहा होगा कहीं ना कहीं। डिसएडवांटेजेस क्या थे, तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लिमिटेड मनी सप्लाई हो पाता था, डिपेंडेंट ऑन गोल्ड रिजर्व, गोल्ड रिजर्व के ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ रहा था, नॉट सुटेबल ड्यूरिंग वार एंड डिप्रेशन, वार और डिप्रेशन के समय पे सुटेबल नहीं हुआ करता था और काफ़ी ज़्यादा रिजिड सिस्टम था। कोलैप्स ऑफ गोल्ड सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड कब खत्म हुआ, तो वर्ल्ड वार वन के समय में काफ़ी गहरी तंगी देखी गई थी, ग्रेट डिप्रेशन। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए थे और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड होने लग गया था। फिर आता है आपके पास पांचवा, ब्रेटन वुड सिस्टम।
ब्रिटेन वुड सिस्टम क्या था? तो ब्रिटेन वुड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था वेयर गुड सिस्टम वाज वेयर वुड where system was initially monetary stabilized in 1994 ensure exchange rate stability and promote global economic growth। एक ऐसा सिस्टम लाया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जिसका ये था कि जिससे कि एक्सचेंज रेट स्टेबल हो जाए और प्रमोट हो पाए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अंदर हमारे को आगे दे रखा है इंस्टीट्यूट क्रिएट किए गए थे इस समय पे जो हमारा ये बूट सिस्टम आया था इसी के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट क्रिएट किए गए थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। इसके मेन फीचर की बात करें तो मेन फीचर हमारे को दे रखा है फिक्स्ड विथ एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यूएस डॉलर पैक्ड, अदर करेंसीज पैक्ड टू यूएस डॉलर, आई हैव सुपरवाइज द सिस्टम। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स स्टेबिलिटी थी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये लगभग हर एक में सेट हो जाने वाले एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। मेरिट की बात करेंगे तो अच्छी चीज़ों में आप बताएंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले आया था, ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड, स्टेबल एक्सचेंज रेट से, फाइनेंशियल असिस्टेंट था आईएमएफ से। ठीक है। डीमेरिट अगर हम देखते हैं ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर, काफ़ी ज़्यादा हम यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंड हो गए थे, यूएस बीओपी डिफ्लिक्ट हो गया था, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी थी, कोलैप्स हो गया था 1971 के बाद ड्यू टू डॉलर क्राइसिस, क्योंकि उसके बाद डॉलर क्राइस आ गया था। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम, यूएस सस्पेंडेड गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी, यूएस ने गोल्ड गोल्ड वाले सिस्टम को सस्पेंड कर दिया था जिसकी वजह से इन्फ्लेशन वगैरह भी हुआ था और एंड हो गया था आपका ब्रिटेन वुड सिस्टम। फिर आया था हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब हमारा हो जाता है सिस्टम इज वन वेयर एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक ऐसा रेट सिस्टम था जहाँ पर एक्सचेंज रेट को तय किया जाता था, डिटरमाइन किया जाता था बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसकी फीचर्स की बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं आता था, रेट बिल्कुल फ्लक्चुएट होते रहते थे, मार्केट जो होता था डिटरमाइन करती थी रेट आपका। एडवांटेजेस की बात करें तो ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्ट हो रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ रही थी, कोई भी फॉरेन रिजर्व वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। फिर रह जाता है आपके पास इसके डिसएडवांटेजेस या फिर इसकी क्या क्या कमियां थी। तो हाई वॉलेटिलिटी थी, स्पेकुलेशन था, अनसर्टिनिटी ऑफ ट्रेड था, रिस्क वगैरह में दिक्कतें थी। और फिर सातवां टॉपिक आता है आपके पास करंट एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट। करंट एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट के अंदर आता है आपके पास कंट्रीज फॉलो डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम टुडे। आज के समय में अलग अलग कंट्री अलग अलग प्रकार का सिस्टम फॉलो करती है। टाइप्स की अगर आप बात करें तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, मैनेज फ्लोट रेट होता है, पैक्ड रेट होता है, करेंसी बोर्ड होता है, फिर डॉलराइजेशन होता है। अब आईएमएफ जो होती है क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड करती है फ्री फ्लोटिंग, मैनेज करती है फ्लोटिंग को, स्टेबलाइज करती है अरेंजमेंट, कन्वेंशनल फ्लैग एंड क्रॉलिंग पैग। प्रेजेंट सिस्टम इज मिक्स्ड विद वेयर कंट्रीज चूज अरेंजमेंट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन। आज के समय में जो कहानी चल रही है कुछ ऐसी चल रही है कि कंट्री चूज करती है अरेंजमेंट को बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन, जैसी भी उनकी इकोनॉमिक की स्थिति रहेगी, कंडीशन रहेगी, उसके अनुसार। फिर आता है आपके पास ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमारे को पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल फ्लोज, इसको बोला गया ग्लोबलाइजेशन। इसकी फीचर्स की बात करें तो फ्री फ्लो हो रहा होता है कैपिटल का, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट रहता है, रिडक्शन इन ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होते हैं वो एक्सपेंड हो रहे होते हैं। फिर आ जाता है आपके पास इसके एडवांटेजेस, एक्सेस होता है ग्लोबल मार्केट का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इन इनकम के अंदर इनिक्वालिटी आ जाती है, फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी रहती है, लॉस ऑफ डोमेस्टिक कंट्रोल एंड कल्चरल डोमिनेंस होता है। नाइन टॉपिक है आपके पास मल्टीनेशनल एंटरप्राइज या फिर एमएनई। मल्टीनेशनल एंटरप्राइज या फिर एमएनई क्या होता है? तो एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज एक कंपनी होती है डेट ऑपरेट इन टू मोर देन वन कंट्री विद प्रोडक्शन और सर्विस फैसिलिट आउटसाइड इट्स होम कंट्री। एक ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा जगह पर प्रोडक्शन कर रही होती है और कहीं ना कहीं इसकी सर्विस फैसिलिटी जो होती है उसके होम कंट्री के बाहर हो रही होती है। इसके कैरेक्टर की अगर हम बात करें एमएनई की तो ये आमतौर पर बड़े साइज के होते हैं, ग्लोबल ऑपरेशन कर रहे होते हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। रीज़न फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के कारण
मार्केट काफ़ी बड़ा था, कॉस्ट रिडक्शन था, एक्सेस टू रिसोर्स एंड टैक्स एडवांटेजेस थे हमारे पास। रोल इन इंटरनेशनल फाइनेंस, रोल इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लोज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह हो रही थी। प्रॉब्लम क्या आती है M&E में, तो इसके अंदर अगर आप प्रॉब्लम की बात करें, सबसे पहले दे रखा है प्रॉफिट रिपार्टराइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज वगैरह आने लग गई थी। इशू इन इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस में इशू कैसे होता है, तो इशू की अगर आप बात करें तो मेजर इशू इंक्लूड एक्सचेंज रेट वोलाटिलिटी, कैपिटल फ्लो इंस्टेंटली, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, डेब्ट प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इन्फ्लेशन ट्रांसमिशन, स्पेक्युलेटिव अटैक्स, करेंसी मैनिपुलेशन, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रिसेंट कंसर्न के अंदर आप देखेंगे तो ग्लोबल रिसेशन आया था, फाइनेंशियल कंटेंजेंट, डिजिटल करेंसी, ट्रेड वार्स वगैरह देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन रखा गया है, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इसके अंदर आप पूरा बताएंगे। सबसे पहले आपका बाई मेटलिज्म चला, फिर गोल्ड चला, फिर ब्रेटन वुड आया, फिर इसके बाद कहीं ना कहीं फिर अभी हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। फिर आया गोल्ड स्टैंडर्ड को समझाइए, क्या मेरिट थे क्या डीमेरिट थे। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में आप गोल्ड को मेन मानते थे। मेरिट की बात करेंगे तो आप इसके मेरिट बताएंगे कि अच्छा था, नहीं था, कैसे कैसे था। डीमेरिट में कहाँ कहाँ पे दिक्कत आई थी वो आप बताएंगे, और किस प्रकार आप इसमें फेल हो गए थे जिसकी वजह से गोल्ड वाला कोलैप्स हो गया। फिर एक्सप्लेन द ब्रेटन वुड सिस्टम एंड रीजन फॉर इट्स कोलैप्स। ब्रेटन वुड सिस्टम को बताइए। तो ब्रेटन वुड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो कि लाया गया था जिसके अंदर हमारा था इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाई जाए वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। इसके मेन फीचर, ऑब्जेक्टिव, मेरिट और रीजन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है और इसके क्या एडवांटेज वगैरह होते हैं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर फ्लेक्सिबल चीज़ें होती हैं, लाइक करेंसी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स के ऊपर डिटरमाइंड होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे भी होता रहता है। ठीक है जी। आगे आपको दे रखा है इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आप देख सकते हैं आराम से। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे हमारे को दे रखा है इन्होंने, एक्सप्लेन करंट एक्सचेंज रेट एग्रीमेंट। अभी प्रेजेंट का जो एक्सचेंज रेट एग्रीमेंट है उसके विषय में आपको बताने के लिए बोला गया है। इसके अंदर आपको दे रखा है, प्रेजेंटली करेंटली फॉलो अ मिक्स एक्सचेंज सिस्टम। आज के समय में करंट कंट्रीज जो है ना वो मिक्स एक्सचेंज सिस्टम को इस्तेमाल करती हैं। एंड इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं और अकॉर्डिंग टू IMF क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। छठा क्वेश्चन, एक्सप्लेन कीजिए ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन को समझाइए एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल फाइनेंस, और इससे इंटरनेशनल फाइनेंस में क्या असर पड़ा वो हमें बताने के लिए बोला गया है। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा होता है जिसके अंदर इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन हो रहा होता है इकोनॉमिक्स का थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल फ्लोज। इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव सब आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज इन इंटरनेशनल फाइनेंस। M&E का क्या रोल होता है इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर। तो इसके रोल की बात करें तो प्रमोट करता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, फैसिलिटेट करता है कैपिटल फ्लो को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा होता है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी कर रहा होता है। अब रोल की बात कर रहे हैं आपने तो प्रॉब्लम भी देख लीजिए। तो प्रॉब्लम भी होती है जैसे कि प्रॉफिट वगैरह का इशू रहता है। इसके बाद एक्सप्लोइटेशन ऑफ लोकल रिसोर्स का एक्सप्लोइटेशन हो रहा होता है, इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन है, बैटल बाई मेटलिज्म क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, या फिर व्हाट इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तीनों के आंसर है क्वेश्चन मैंने पढ़ दिए हैं, आप देख सकते हैं। M&E किसे कहते हैं, एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी बताइए क्या होता है। फिर काफ़ी छोटे क्वेश्चन भी दे दिए। इन सभी की सहायता से आप कहीं ना कहीं मिला जुला के काफ़ी अच्छे से अब यूनिट 1 आसानी से कर लेंगे।
तो ये था आपका इंटरनेशनल फाइनेंस का यूनिट 1। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी यूनिट समझ में आ गई होगी। यूनिट 1 का जो नाम है आपका वो भी एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। यूनिट 1 आपका डन हो चुका है, जल्दी आपको सेकेंड यूनिट मिल जाएगी। यूनिट 1 था आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, और फाइनली इसके अंदर अपने नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डन कर लिए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।